नमस्कार दर्शक मित्रों, हमारे विशेष कार्यक्रम में मैं हितवी आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं। दर्शक मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी ये खास कार्यक्रम मिशन ग्रेट इंडिया के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। और आप सब जानते ही हैं कि मिशन ग्रेट इंडिया गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई मुक्त भारत की पहल को आगे बढ़ाती है। और आज इस विषय का खास करके हम जो बात करें, आज जो मुद्दा हमने पसंद किया है वो है गरीबी। गरीबी जो दिन प्रतिदिन भारत में जिस तरह से बढ़ रही है, उसको काबू में कैसे ला सकते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। दर्शक मित्रों, मेरे साथ इस पूरी चर्चा में हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। कैलाश महेश्वरी, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है और साथ ही में एमजीआई के सीईओ भी है। कैलाश जी, आपका खूब खूब स्वागत है हमारे ये कार्यक्रम में। कैलाश जी के साथ आगे की चर्चा हम बढ़ाते हैं। कैलाश जी, गरीबी जो कि भारत में हद से ज्यादा हम देख रहे हैं, क्यों गरीबी है, क्यों गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है? कोई भी अर्थव्यवस्था में जब तक गरीबी है, वो अर्थव्यवस्था कभी भी डेवलप नहीं हो सकती है। बिल्कुल। और देश में डेली गरीबी बढ़ती जा रही है। और गरीबी का कारण क्या है? गरीबी के मुख्य 3-4 कारण हैं। एक तो एडिक्शन, नशा बहुत है इंडिया में। जो गरीब है वो ज़्यादा नशा करता है, चाहे दारू पीता है, बीड़ी सिगरेट वगैरह, तम्बाकू वो ज़्यादा खाता है। दूसरा सबसे बड़ा है एक ऊंचे दर पे ब्याज पे पैसा मिलता है उसको, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा है गरीब लोगों के लिए। अभी बैंक टाटा को 4.25% मतलब 4.25% पे पैसा टाटा को बैंक दे रही है। और एक गरीब आदमी को माइक्रो फाइनेंस कंपनी 28 से 30% ब्याज पे पैसा देती है। सो गरीब ज़्यादा गरीब बन जाता है। अच्छा, सरकार किसी राजनेता का भी इसमें फोकस नहीं, गरीब कैसे नाबूद करें, मतलब गरीबी को कैसे हटाएं। कभी आपने सुना है किसी भी राजनेता को चर्चा करते हुए कि गरीबी कैसे हटाएं? या कोई भी पार्लियामेंट में भी सरकार ने कभी ये पूछा है कि गरीबी कैसे हटाएं? और किसी विरोधी दल ने भी ये सजेशन दिया भी गरीबी ऐसे हटा सकते हैं? गरीबी के न तो मीडिया में कोई चर्चा होती है, न पार्लियामेंट में चर्चा होती है। खाली एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके ये राजनेता निकल जाते हैं। और गरीबी जो और बढ़ती रहती है। मेन मुख्य कारण एक नशा है, एक ऊंचा ब्याज है, और तीसरा है सबसे बड़ा जो गरीबी का कारण है, वो जीवन बीमा कंपनियां हैं इंडिया में। आज जीवन बीमा कंपनियों के कारण क्या है? गलत पॉलिसियों के कारण 80% परिवार के पास जीवन बीमा की सुविधा नहीं है इंडिया में। चूँकि जीवन बीमा नहीं है, यदि उसके परिवार का मुखिया सुबह घर से निकला और शाम को घर पर नहीं पहुँचा, तो फैमिली फॉर जनरेशन लॉन्ग गरीबी रेखा के नीचे चली जाती है, क्योंकि बीमा नहीं है। जब तक 100% परिवार का बीमा नहीं होगा, जब तक 100% परिवार का ओल्ड एज में पेंशन की व्यवस्था नहीं होगी, इस देश में से गरीबी खत्म नहीं हो सकती। तो सरकार को किसी भी तरह से चाहिए कि इसको प्रत्येक परिवार के मुखिया को, एटलीस्ट मुखिया को जो अर्निंग मेंबर है, उसका किसी भी तरह से बीमा करें। अभी मोदी जी ने एक अच्छी स्कीम लाई है कि 330 रुपये में 2 लाख का बीमा दे रहे हैं वो लोग। पर 2 लाख का ही क्यों? जब पैसा लेके दे रहे हो तो 5 लाख या 10 लाख का क्यों नहीं देते मोदी जी? 2 लाख से क्या होता है? 2 लाख से उसका परिवार सर्वाइव नहीं करेगा। यदि 2 लाख मिल भी गया उसका, तो उसके क्रियाक्रम डेथ सेरेमनी करने में और प्लस बैंक में भी रहेगा तो उसको हार्डली 5,000 रुपये साल का या 10,000 रुपये साल का मिलेगा। पर 10,000 रुपये साल से वो परिवार चल नहीं सकता है। बीमा कम से कम भी 10 लाख रुपये से कम बीमा नहीं होना चाहिए किसी भी परिवार का, क्योंकि 10 लाख होगा तो ही जाके 5% ब्याज पे मिलेगा, तो 5,000 रुपये साल का मिलेगा, वो भी साल का मिलेगा। उससे भी परिवार नहीं चल सकता है। आप समझे मेरे? तो इम्पोर्टेंट बीमा। और बीमा के कारण क्या? बीमा नहीं होने का कारण क्या कि जो जीवन बीमा कंपनियां हैं वो पूरी सेविंग प्लान बेचती, बीमा पॉलिसी बेचने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि जो भी आप पॉलिसी लेते हो, आप समझो भाई बीमा के मतलब क्या? मैं पहले बीमे का मतलब समझा देता हूँ। कभी भी किसी भी बीमे पॉलिसी में पैसा मैच्योरिटी पे वापस नहीं मिलता है। आप समझो, वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी में मैच्योरिटी पे पैसा नहीं मिलता है। जो मैच्योरिटी पे पैसा मिलता है दैट इज अ फ्रॉड, पूरा धोखाधड़ी है। और इंडिया में 90% परिवार के पास में मैच्योरिटी पे पैसा मिलता है, वही पॉलिसी है। इसके कारण क्या है? जो मैच्योरिटी पे पैसा मिलता है उसका मतलब क्या है कि उस प्रीमियम में आप लोग इंश्योरेंस प्रीमियम प्लस सेविंग दो कंबाइंड करके ले रही है इंश्योरेंस कंपनी। आप समझ रहे हो बात को? जो समझो कि 5200 रुपया प्रीमियम है, 5,200 रुपया प्रीमियम है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की, तो उसमें 200 रुपया मात्र 1 लाख के बीमे की प्रीमियम है और 5,000 रुपये साल का बचत है। अब अगले साल आपने पैसा नहीं भरा तो वो पैसा भी फॉरफिट हो जाएगा और बीमा भी बंद हो जाएगा। इसी तरह से खाली पहले साल में, प्रथम वर्ष में इंडिया में लगभग 20% पॉलिसी लेते हैं लोग और पहले साल में ही बंद हो जाती है। मतलब 1 साल के बाद में वो दूसरी प्रीमियम नहीं भर सकता है।
तो वो पैसा उसका डूब जाता है और उसका बीमा बंद हो जाता है। अब यदि एक बार उसने पैसा खो दिया है तो दूसरी बार वो हिम्मत ही नहीं करेगा कि वो बीमा लेगा। तो ये एक तरह से इसी तरह से है कि यदि कोई पेशेंट है और यदि पेशेंट वो गलत दवा खाता है और रिएक्शन आता है तो फिर वो उस डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। इसी तरह से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी गलत पॉलिसी के कारण से लोगों को बहुत पैसा लॉस किया है। मतलब जो सेविंग प्लान है लाइफ इंश्योरेंस के, जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं, इज द मोस्ट अनएथिकल और इलीगल पॉलिसी बेच रही है इंडिया में। सबसे बड़ा इलीगल व्यापार है इंडिया का, वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। पर दुर्भाग्य है कि कोई भी न्यायपालिका उसको सुनने को तैयार नहीं है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो। हाई कोर्ट में मैंने 2014 में जनहित याचिका दायर करी। 5-6 मुद्दत पढ़ने के बाद, 5-6 तारीख देने के बाद में हाई कोर्ट ने ये बोला कि मेलाफाइड इंटेंशन से है और बिना सुने रिजेक्ट कर दी। जबकि हाई कोर्ट का फर्ज ये था कि उसको मेरिट के ऊपर डिसाइड करना चाहिए था। जनहित याचिका मतलब क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट। आज एक कंपनी की पॉलिसी, LIC की 30 करोड़ पॉलिसी है इंडिया में। अब 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर यदि डे बाई डे पुअर होंगे, गरीब होंगे, तो डे बाई डे वो फाइनेंशियल आर्थिक लॉस करेगा। वो उसके कारण क्या होगा? अर्थव्यवस्था चल नहीं पा रही है, क्योंकि इस कंपल्सरी हो गया। आपने अभी समझो भाई, आपको सपोज इनकम टैक्स बचाने के लिए भी इंश्योरेंस लिया आपने, तो फर्स्ट ईयर में यदि आपकी इनकम थी, टैक्स बचाने के लिए आपने 25,000 रुपये प्रीमियम भर दिया। अब अगले साल यदि आपके पास इनकम नहीं है और टैक्स नहीं भरना है, फिर भी वो 25,000 तो कंपल्सरी भरना ही है। अब इनकम नहीं है और 25,000 कैसे भरोगे आप? या तो ब्याज पे लाके भरोगे तो भी आपको लॉस है, और नहीं भरोगे तो वो 25,000 भरे हुए आपके फॉरफिट हो जाएंगे। सो इस तरह से कभी भी इनकम टैक्स बचाने के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेनी आपको। हमेशा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पूरी तरह से परिवार बचाने के लिए मकसद से लेनी है आपको। अब समझ, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ नहीं हूँ और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं। मैं राष्ट्र हित की बात कर रहा हूँ, जनहित की बात कर रहा हूँ। ये चर्चा आपको कोई नहीं करेगा, कोई एजेंट आपको बताएगा नहीं। एजेंट के साथ में भी कंपनी धोखाधड़ी कर रही है। मतलब एजेंट को भी रोज नए एजेंट बनाते हैं। 70% एजेंट 5 साल भी काम नहीं कर पाते हैं और वो छूट जाते हैं, उनको भी कमीशन बंद हो जाता है। इस तरह से वो मिसयूज कर रही है एजेंट को भी। आप समझे मेरी बात को? तो गरीबी खत्म करने के लिए ये प्री कंडीशन है कि भाई हर परिवार का इंश्योरेंस होना चाहिए। अब चूंकि हर परिवार के मतलब 80, आज के दिन में 80 करोड़ लोगों को जो भारत सरकार 1.5 साल से फ्री में अनाज दे रही है। आप समझो 80 करोड़ लोगों को 1.5 साल में फ्री में अनाज दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि 1.5 साल में हमने 80 करोड़ में से किसी एक भी परिवार को गरीबी की रेखा के ऊपर नहीं ला पाए हम लोग। अब फ्री अनाज देने से उसकी गरीबी खत्म नहीं हो रही है। फ्री अनाज देने से उसकी गरीबी खत्म नहीं हो रही, उसका पेट भर रहा होगा, उसको रोटी चल रही होगी, पर उससे गरीबी खत्म नहीं हो रही। मूल जड़ से उसको गरीबी खत्म करने के लिए क्या करना, उसकी कोई चर्चा नहीं इस कंट्री में। ना तो सरकार चाहती है गरीबी मिटाना, क्योंकि ये सब वोट की राजनीति पूरी की पूरी। अनाज दो और वोट लो। मैं बोल रहा हूँ, मैंने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है। कब लिखा है ये? मैंने 17/10/2016 को लिखा है कि हम तो चाहते हैं कि भाई आप सरकार लागू करें ये योजना। हम जो मिशन ग्रेट इंडिया में हम लोग क्या कर रहे हैं, 20 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस फ्री दे रहे हैं, 5 लाख तक का सालाना पेंशन फ्री दे रहे हैं और 2 लाख तक का इमरजेंसी में लोन की व्यवस्था कर रहे हैं। तो हमने मोदी जी को 2016 में लिखा है ये कि ये भारत सरकार लागू करे योजना, तो पूरे हिंदुस्तान से गरीबी अभी तक तो ख़त्म हो गई होती। क्योंकि हमने ये सब सुविधा, उसकी खरीद शक्ति, जो नमक मिर्ची खरीदता है, किराना खरीदता है, सब्जी फ्रूट खरीदता है, कपड़े खरीदता है, उसके साथ लिंक किया है। उसको एक पैसा प्रीमियम नहीं देना है। पर दुर्भाग्य से अभी तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद में मैंने 30 दिसंबर 2019 को रिमाइंडर भी किया उनको, फिर भी उसका दुर्भाग्य का कोई उसका जवाब नहीं आया। हम यदि भारत सरकार इस योजना को लागू करे, मैं नहीं करूं, तो इस देश में से 2 साल में गरीबी नाबूद खत्म हो सकती है। पर सरकार क्यों इंटरेस्ट नहीं लेती है, ये समझ में नहीं आया। उसके बाद में हमने गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र भाई पटेल को संदेश में ऐड दिया, उसमें भी हमने विनती की थी और मैंने ये पत्र भी लिखा है, कोई आप हमारा सहयोग करो। हम लोग एक कस्टमर वेलफेयर फंड बना रहे हैं, उसमें उस फंड में हम पैसा नहीं मांग रहे सरकार से। जो हम फंड बना रहे हैं जिससे हम लोग उस कस्टमर की इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम भरेंगे, उसको लोन देंगे और उसको पेंशन की व्यवस्था करेंगे। उस फंड की मैनेजमेंट कमेटी में सरकार एक आदमी को अपॉइंट कर दें ताकि कस्टमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो गया। पर अनफॉर्चुनेटली उनका भी कोई आज दिन तक जवाब नहीं आया। फिर मैंने सोनिया गांधी को, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत को और डॉक्टर CP जोशी जो राजस्थान के अध्यक्ष हैं, उनको भी पत्र लिखा है। दुर्भाग्य से इन लोगों का भी एक भी रिप्लाई अभी तक नहीं आया है। फिर मैंने लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला को भी लेटर लिखा है, उसका भी आज दिन तक कोई रिप्लाई नहीं आया है।
फिर अशोक गहलोत को मैंने एक अलग से लेटर लिखा है कि भाई आप बोलो तो हम लोग हर बीपीएल फैमिली में से एक परिवार को, प्रत्येक बीपीएल फैमिली के एक मेंबर को हम नौकरी देने को तैयार हैं 8 से 10 हज़ार रुपये की। यदि मैंने बीपीएल फैमिली को एक परिवार को नौकरी, एक मेंबर को नौकरी दे दी तो वो परिवार अबव प्योरिटी लाइन आ जाएगा, ताकि सरकार के ऊपर ये लोड नहीं पड़ेगा फ्री अनाज देने का। पर इनको बीपीएल परिवार समाप्त करना ही नहीं है राजनेताओं को। यदि आज एबीजी शिपयार्ड का 23,000 करोड़ का घोटाला होगा, ये 23,000 करोड़ में मैं बोल रहा हूँ यदि 1 लाख रुपया पर मेंबर वो फाइनेंस कर देवे किसी भी आदमी को, तो मैं एक आदमी को नौकरी देने को तैयार हूँ। 23,000 करोड़ में 23 लाख परिवार के एक एक इंसान को नौकरी मिल सकती है, और 23 लाख आदमी को नौकरी मिल जाएगी तो कम से कम 1.25 करोड़ आदमी बीपीएल कार्ड से बाहर आ जाएंगे। तो उतना फ्री राशन देना, मनरेगा देना तो कम हो जाएगा ना। पर सरकार को, किसी भी राजनेता को गरीबी हटाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, खाली राजनीति करनी है इनको, किसी तरह का कोई एक्शन लेना नहीं है। मैं सभी पार्टियों को आह्वान कर रहा हूँ कि भारत को गरीबी मुक्त, बेरोजगारी मुक्त और महंगाई मुक्त करने में हमारी मदद करे। मैं तो बोल रहा हूँ सरकार चालू कर रही है स्कीम, मैं उनको पूरी सहायता देने को, सहयोग देने को तैयार हूँ। पर न तो सरकार करती है, न हमको सहयोग देती है। आप समझे मेरी बात? फिर अभी एलआईसी की बहुत चर्चा है कि एलआईसी का आईपीओ आ रहा है, एलआईसी ये हो रहा है, एलआईसी वो हो रहा है, पब्लिक इशू आ रहा है, सरकार कर रही है, ठीक है ना। एलआईसी के बारे में यदि कुछ फैक्ट्स मेरे पास है जो मैंने नेट से लिए हैं। एक आर्टिकल लिखा हुआ है, ये लिखा है 2014 में, लगभग 2012-13 का आर्टिकल है। डॉक्टर, मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एमआर वेंकटेश, जो बीजेपी के फॉलोअर है, तमिलनाडु के हैं। उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, एलआईसी द टाइम बॉम्ब लेफ्ट बाय यूपीए फॉर एनडीए। मतलब वो ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई एलआईसी टाइम बम है और यूपीए ने एनडीए के लिए छोड़ा है। उसके बाद में इस वेंकटेश जी को मैंने 100 बार ट्वीट किया कि भाई इस विषय पे चर्चा करिए आप पब्लिकली, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट में, एलआईसी में जो पैसा है आज हिंदुस्तान की प्रजा का पैसा है। आप समझो एलआईसी में भारत सरकार ने 1956 में मात्र 5 करोड़ रुपया डाला था, 5 करोड़ रुपये, और 2012 में 95 करोड़ रुपया और इन्वेस्टमेंट किया। मतलब आज के दिन में 100 करोड़ रुपया उसकी इक्विटी थी, ठीक है। अब 100 करोड़ का भारत सरकार को, उसको 100 करोड़ का 15 लाख करोड़ रुपया चाहिए। कितना? भारत सरकार का टोटल 100 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट हुआ है, उसको भारत सरकार को 15 लाख करोड़ रुपया चाहिए। अभी पब्लिक इशू करेंगे, उसका वैल्यूएशन लगभग 12 से 15 लाख करोड़ हो जाएगा। पर दूसरी तरफ एलआईसी पॉलिसी होल्डर, एक पार्टी ने 18,56,000 रुपया प्रीमियम भरी है और उसको 10 साल में 4,32,000 कर दिया है। आप समझो तो जो पॉलिसी होल्डर लॉस कर रहे हैं, और जिस देश की प्रजा गरीब होगी, एलआईसी इज मेकिंग पुअरर एवरी डे टू द इंडियन पब्लिक। जिसका बीमा नहीं है वो भी रिस्क में है, और जिनके पास बीमा है उनके पास गलत लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है, तो उसके कारण वो गरीब होते जा रहे हैं। यदि आप चाहते हो कि भाई आपका परिवार सुखी, संपन्न और जनरेशन लॉन्ग समृद्ध रहे, तो जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसी हो, किसी भी कंपनी की हो, मोस्ट अनएथिकल बिजनेस है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन इंडिया। आप उसमें टाटा भी आ गया है, बजाज भी आ गए हैं और बिरला भी आ गए, जो सो कॉल्ड मोस्ट एथिकल गिनते हैं अपने आप को। देर ऑल आर, मतलब वो सभी लोग मोस्ट अनएथिकल बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। ऐसा नहीं है भाई टाटा एक साल पैसा भरा और दूसरा साल नहीं भरा तो वो आपको दे देगा, नहीं देगा, वो भी फॉरफिट कर जाएगा। दिस इज मोस्ट अनएथिकल बिजनेस। और ये 4 फीचर क्लॉजेज, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 1987 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा है, जजमेंट में ये ऑर्डर दिया है कि और 4 फीचर क्लॉजेज इन ऑल सेविंग स्कीम्स इंक्लूडिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी शुड बी बैन। तो 87 में तो खाली एलआईसी थी, उसके बाद बाकी कंपनियां तो बाद में आई है, पर आज भी वो 4 फीचर क्लॉज चालू है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर यों का यों पड़ा, उसके ऊपर कोई अमल नहीं है, कोई भी उसको लागू नहीं किया है। ये एक तरह से कंटेम ऑफ 4 फीचर किस बात का कर रहे हैं? आप समझो कि एक साल आप प्रीमियम भरते हो और दूसरे साल उसको प्रीमियम नहीं भरते हो, तो उसमें आपका सेविंग अमाउंट है। समझो 5200 रुपया प्रीमियम भरे, उसमें 200 रुपये इंश्योरेंस में 5,000 रुपये सेविंग है। सेविंग को फॉरफिट करने का किसी भी तरह का उनको लीगल पावर नहीं है। कोई भी कानून में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो बचत का पैसा फॉरफिट कर जाए। जितने भी 4 फीचर क्लोजेज हैं दे आर ऑल इलीगल। ऐसा एक जजमेंट मेरे पास इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। एक पार्टी ने 50,000 रुपये प्रीमियम भरी थी और 5 साल बाद 248 रुपया उसको मैच्योरिटी वैल्यू दी थी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने। तो वो पार्टी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पीआईएल करी,
रीट करी, याचिका दायर करी और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि ये पॉलिसी इलीगल एंड वॉइड है और 50,000 प्लस 10,000 एक्सपेंडिचर के सामने उसको वापस दिलाया। यदि वो एक पॉलिसी इलीगल थी तो SBI लाइफ की बाकी सब पॉलिसी इलीगल है। बट अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट में SBI लाइफ गई और सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे दे दिया। आप समझो 2014 में सुप्रीम कोर्ट में स्टे दिया है और सुप्रीम कोर्ट में मैटर आज भी पेंडिंग है, एक भी हियरिंग उसमें नहीं हुई है। आप समझो कि SBI लाइफ 50,000 रुपये तो उसको पार्टी को दे भी दिए, पार्टी को 50,000 प्लस 10,000 पे कर दिया, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया। क्यों, क्या स्टे दिया कि IRD को बोला कि भाई आप SBI लाइफ की कोई भी पॉलिसी इंस्पेक्शन नहीं करोगे। अब वो मैटर 2014 से पेंडिंग पड़ा है और हर तारीख पे सुप्रीम कोर्ट के वकील बिल बना के SBI लाइफ से पैसा ले लेते हैं। आप समझो लाखों करोड़ों रुपए वो लोग वकील के ऊपर फी दे रहे हैं, पैसा किसका है, पॉलिसी होल्डर का है। ये हकीकत है देश में। दूसरा कैसा हुआ, अभी एक सुप्रीम कोर्ट में एक PI हुई, जनहित याचिका दायर करी, एक सीनियर एडवोकेट है अरविंद दातार करके। उसमें जीवन सरल LIC ने जीवन सरल पॉलिसी बेची है 5 करोड़ पॉलिसी होल्डर को। उसमें 5 करोड़ पॉलिसी होल्डर में सबसे बड़ा फ्रॉडुलेंट जो पॉलिसी थी जीवन सरल थी। जैसा कि मैंने बताया ना, 18,56,000 करोड़ रुपया भरा है और 10 साल बाद जब 4,32,000 मिला उसको, 18,56 के सामने 4,32 मिला, ऐसी 5 करोड़ पॉलिसी बेची उससे। तो अरविंद दातार ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करी और उसमें तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल थे, उन्होंने एक टेक्निकल पॉइंट किया भाई इनके पास पावर है कि दे कैन गो टू द कंज्यूमर कोर्ट। आप इनको बोलो सुप्रीम कोर्ट में नहीं आवे और सभी 5 करोड़ पॉलिसी होल्डर को बोलो सुप्रीम कोर्ट की जगह आप कंज्यूमर कोर्ट में जाओ। आप समझो सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर कितना गंदा ऑर्डर है कि क्या 5 करोड़ पॉलिसी होल्डर कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं? इतनी कंज्यूमर कोर्ट की व्यवस्था है इस देश में? अब सामने दिख रहा है भाई 18,56 के सामने 4,32 दिया, उसके बाद में सामने देख के यदि सुप्रीम कोर्ट मक्खी निगल जाती है और वो नहीं सुनती है, तो अब आप कहाँ जाओगे? जब मैंने PIL करी गुजरात हाई कोर्ट में तो मेरी PIL नहीं सुनी गई, सुप्रीम कोर्ट में PIL करी, सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुनी। आज इस देश की प्रजा के साथ इससे बड़ा धोखाधड़ी हो नहीं सकती है और बिकॉज अब इस देश की प्रजा आर्थिक रूप से बर्बाद हो रही है, इसीलिए ये अर्थव्यवस्था कभी भी ऊपर नहीं आ सकती है। इस अर्थव्यवस्था को यदि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है भारत सरकार को, तो उसके लिए प्री कंडीशन है जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनका सेविंग प्लान और इन्वेस्टमेंट प्लान बंद कर देना चाहिए। आज कम से कम भी 10 लाख करोड़ रुपया इंश्योरेंस प्रीमियम ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां कलेक्ट कर रही है। आप समझना मेरी बात, 10 लाख करोड़ रुपया यदि वो पब्लिक के पास बचता है तो वो लोग दे विल परचेजिंग पावर बढ़ेगी उनकी और 10 लाख करोड़ स्पेंड करेंगे मार्केट में। दूसरा, और पर्सनल इनकम टैक्स खत्म कर देना चाहिए ताकि क्या है, पब्लिक सुखी हो जाएगा। हार्डली 2 या 3% पब्लिक ही इनकम टैक्स भरते हैं, उसके लिए पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बहुत लगती है। पैसा वसूली करने में 20% खर्चा है, वापस वो री इन्वेस्टमेंट करने में भी 20% खर्चा है। तो 100 रुपये कलेक्ट करने के लिए 20 रुपया खर्च करती है सरकार और वापस 80 रुपये को वापस खर्च करने के लिए 16 रुपये और खर्च करती है। इससे अच्छा तो पब्लिक नहीं लेवे। यदि 5 लाख करोड़ का इनकम टैक्स है और 10 लाख करोड़ की लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, यदि 15 लाख करोड़ रुपया इस देश की जनता के पास में बच जाता है तो 15 लाख करोड़ इस दे स्पेंड इन द मार्केट और एटलीस्ट साल में 3 या 4 भी टर्नओवर होता है तो 60 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। यदि 60 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो सरकार को जितना रेवेन्यू लॉस हो रहा है या 4 या 5 करोड़ का, तो उससे 60 लाख से उससे ज़्यादा उसको मिल जाएगा, क्योंकि सरकार 5% से लगा के 28% और 42% GST लेती है। यदि 60 करोड़ का खर्चा करेगी पब्लिक तो उसके ऊपर GST की आवक बढ़ जाएगी। सो पब्लिक भी सुखी होगी, अर्थव्यवस्था ही बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, 60 लाख करोड़ का जो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, इनकम भी बढ़ेगी और रोजगार भी बढ़ेगा। आज के दिन में LIC अकेले की शेयर मार्केट में 10 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कितना? एक ही साल में 10 लाख करोड़ आज के दिन में शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट है। आप समझो 2003 में सेंसेक्स था 3048, मतलब 3000 सेंसेक्स था। 31 मार्च 2008 को 13,800 सेंसेक्स था और 31 मार्च 2021 को 50,000 सेंसेक्स था। यदि 3,000 से सेंसेक्स बढ़ के 50,000 हो गया तो LIC ने पैसा तो कमाया उसमें शेयर बाजार में, पर पॉलिसी होल्डर का बोनस कम कर दिया। ऐसा कैसे हुआ? जो 100 रुपया होल लाइफ पॉलिसी थी उसमें 100 रुपया बोनस रेट थी, फिर 70 करी, आज के दिन में 65 रुपया कर दिया LIC ने। तो ये 3,000 से 50,000 इंडेक्स बढ़ा, तो जो LIC ने इंडेक्स में पैसा लगाया, शेयर मार्केट में पैसा लगाया, तो उसकी इनकम किधर दिख रही है आपको? इनकम ही नहीं, पॉलिसी होल्डर को तो लॉस हो रहा है।
भारत सरकार का जरूर 250 करोड़ रुपए जो डिविडेंड देती थी, आज के दिन में 2000 करोड़ रुपए साल का डिविडेंड दे रही है। भारत सरकार का डिविडेंड बढ़ रहा है, आप समझो मेरी बात। पर जिसका पैसा लगा हुआ है पॉलिसी होल्डर का, वो हर साल पैसा बढ़ता है। भारत सरकार ने खाली एक ही साल 5 करोड़ भरा है, उसके सामने 1000-2000 करोड़ रुपए हर साल तो डिविडेंड ले लेती है भारत सरकार। पर पब्लिक को, पॉलिसी होल्डर को क्या मिलता है? पॉलिसी होल्डर को जो हर साल डिविडेंड कम हो रहा है, मतलब बोनस कम हो रहा है। और आईपीओ आने के बाद में मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि अगले साल और बोनस कम होगा, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। आईपीओ लाने से क्या होगा? भारत सरकार को पैसा मिल जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा देश की जनता से। देश की जनता ने पैसा लगा दिया शेयर बाजार में, तो उनकी लिक्विडिटी वापस शक हो जाएगी। लिक्विडिटी शक हो जाएगी तो उनकी परचेजिंग पावर खत्म हो जाएगी सर। और शेयर बाजार में इतना 50,000 इंडेक्स में इकोनॉमी को क्या मिल रहा है? सपोज एलआईसी ने 10 लाख करोड़ रुपया शेयर बाजार में लगा रखा है, ठीक है। क्या आपको लगता है कि उससे 1 रुपये का प्रोडक्शन बढ़ता है या एक आदमी को रोजगार मिलता है? खाली सट्टा की ये प्रवृत्ति है, मतलब एक स्पेकुलेशन हो रहा है, सट्टा हो रहा है। और भारत सरकार को इस पब्लिक के पैसे को सट्टा करने का अधिकार किसने दिया? ये एलआईसी अकेली का 10 लाख करोड़ रुपए है। दूसरी सब कंपनियों को मिला लगो तो मेरा अंदाज से 20 लाख करोड़ से कम शेयर बाजार में नहीं लगा हुआ है, सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों का और जनरल इंश्योरेंस कंपनियों का, राइट। खाली एक ही कंपनी है आईटीसी, जो विदेशी कंपनी हो, तंबाकू का प्रोडक्ट, उसमें खाली गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी और लाइफ इंश्योरेंस, उसका 1,08,000 करोड़ रुपया एक कंपनी में लगा हुआ है। 1,08,000 करोड़ का मतलब कम से कम 1 करोड़ परिवार को हम रोजगार दे सकते हैं इतने में। पर एक ही कंपनी में भारत सरकार ने एलआईसी और सभी इंश्योरेंस कंपनियों ने मिला के 1,08,000। इसके सामने जब पीआईएल, बॉम्बे हाईकोर्ट में एक एडवोकेट ने पीआईएल करी, वो आज पीआईएल यूँ की यूँ पेंडिंग पड़ी, कोई सुनवाई नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि न्यायपालिका ऑनेस्टली सुनवाई नहीं करे। ये मीडिया और न्यायपालिका, इन दोनों का रोल सबसे महत्वपूर्ण है। भाई देखो, न्यायपालिका और मीडिया को बनाया क्यों गया है? हम 4 स्तंभ बोलते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया और ब्यूरोक्रेसी। अब ये मान लिया गया है भाई ब्यूरोक्रेसी या न्याय मतलब कार्यपालिका ये कुछ मिस्टेक करेंगे या गलती करेंगे, वो गलती करेंगे, उनके ऊपर वाचडॉग के तरीके से न्यायपालिका और मीडिया को बनाया गया। मैं जरूरत क्यों पड़ी? भाई सरकार कुछ गलती करे या ब्यूरोक्रेसी को गलती, प्रशासनिक अधिकारी को गलती करे, तो मीडिया उसके ऊपर चेक करे और न्यायपालिका उसके ऊपर भी। पर अब तो यहाँ चारों मिलकर के इस देश की प्रजा, कोई मीडिया बोलता नहीं है इंश्योरेंस कंपनी के सामने, क्योंकि सभी कंपनियों को ये भारत सरकार से एड का पैसा मिलता है या इंश्योरेंस कंपनियों से एड का पैसा मिलता है, इसलिए कोई इंश्योरेंस कंपनी के सामने कोई बोलने को तैयार नहीं, कोई भी मीडिया। मैं तो बोलता हूँ भाई सभी आप लोग अपने अपने समाज में मीटिंग करो। भारत सरकार, देखो पैसा पब्लिक से कौन लेता है सर? एलआईसी लेती है। मैं बोलता हूँ एलआईसी को बुलाओ आप अपने अपने समाज में, आप मुझे बुलाना, मैं फ्री में आ जाऊँगा और वो चर्चा कर ले वो क्या करते हैं आपके पैसे के साथ में। जब तक ये इंश्योरेंस कंपनी का सेविंग प्लान और इन्वेस्टमेंट वाले बंद नहीं होंगे, इस अर्थव्यवस्था को कभी भी आप 5 ट्रिलियन नहीं बना सकते, क्योंकि ये डे बाई डे कैंसर की तरह से आपकी इकोनॉमी को ख़त्म कर रहे हैं, इंडिया के परचेजिंग पावर ख़त्म कर रहे हैं। और जब पब्लिक का परचेजिंग पावर ख़त्म होगा तो अर्थव्यवस्था कैसे चल सकती है, आप मुझे समझाइए। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो बात कर रहे हैं, आपने जो मुद्दा जनता के सामने रखा, खास करके कैलाश जी, 5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी बढ़ाने की बात हमेशा सरकार करती है। वड़ा प्रधान श्री ने भी कई बार अपने वक्तव्य में इसको इंक्लूड किया हुआ है। पर गरीबी जो इतनी है, आपने कई सारे महत्व पहलुओं पर भार दिया कि गरीबी को हटाना है तो कैसे हटा सकते हैं, हम लोगों को कैसे जागरूक होना है। पर जब इसके बारे में कोई ज़्यादा बात ही नहीं करेगा, चर्चा भी नहीं करेगा, तो फिर गरीबी हटेगी कैसे? जैसी परिस्थिति है उस अनुसार हमने खुद को ढाल दिया है, हम आवाज़ नहीं उठा रहे। तो आगे जाके अगर हमारी आवाज़ पूरी तरह से दबा दी गई तो परिस्थिति और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो उसके लिए अंत में आप क्या कहना चाहोगे? मैं आज अभी भी और भी आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, मैं पब्लिकली इस प्लेटफॉर्म से अनुरोध कर रहा हूँ भारत सरकार से और गुजरात सरकार से जी। ये जो मिशन ग्रेड इंडिया कॉन्सेप्ट है वो हम फ्री में उनको देने को तैयार हैं। सरकार अपने प्लेटफॉर्म से लागू करे, मैं गारंटी देता हूँ 2 साल के अंदर 90% गरीबी परिवार गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि हमने जो प्रोडक्ट बनाए उसमें पब्लिक को पैसा नहीं देना, 1 रुपया भी नहीं देना है। अब चूंकि हम लोग मुकेश अंबानी नहीं, हम टाटा नहीं, हम बिरला नहीं, इसलिए हमारी बात को कोई मानेगा नहीं। सरकार यदि करेगा तो वो एक दिन में पब्लिक मान लेगी उसको और सर ये लागू हो जाएगा। अब सरकार क्यों नहीं कर रही है वो समझ नहीं आ रहा है। सरकार को 1 रुपया लगाना नहीं है, जब मैं कर सकता हूँ तो सरकार कर ही सकती है। सरकार के पास तो बहुत पैसा है, सरकार के पास तो 5% से लगे कि 42%, 42% तक जीएसटी लेते उनके पास पैसा है। पर क्यों? वो पैसा कौन देता है? जब ग्राहक कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो जीएसटी मिलता है, मतलब पैसा तो ग्राहक ही देता है। ग्राहक के लिए कोई करने को तैयार क्यों नहीं है?
पूरी अर्थव्यवस्था में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो ग्राहक का है। बिना ग्राहक के कभी भी अर्थव्यवस्था की कल्पना नहीं कर सकते कोई। पर जितने भी लोग हैं, जितने भी अरबपति हैं, खरबपति हैं, सरकार है, जितना भी रुपया टैक्स का आ रहा है, चाहे जितने भी अरबपति कमा रहे हैं, वो सब ग्राहक के ऊपर से कमा रहे हैं। ग्राहक खरीदी करता है तो उनको पैसा मिलता है, तो सरकार को जीएसटी मिलता है, तो इनकम टैक्स देता है। लोग बोलते हैं भाई हम इनकम टैक्स देते हैं, गरीब इनकम नहीं देते। पर आपको इनकम टैक्स देना क्यों पड़ता है? क्योंकि आपकी इनकम है। बिल्कुल। पर इनकम कहाँ से आई है वो समझो ना आप। इनकम चूंकि उस गरीब आदमी ने, बिहार में बैठा आदमी निरमा खरीदता है तो निरमा की कंपनी को प्रॉफिट होता है और उसी में सैलरी देते हैं, फिर जाके आप इनकम टैक्स देते हो। सो इनडायरेक्टली इनकम टैक्स भी गरीब ही देता है आपको। बिल्कुल। पर यू नेवर थॉट ऑफ द गरीबी। गरीबी हटाने के लिए किसी आदमी ने, यदि एक परिवार एक गरीब परिवार को उठाने का काम करे ना, तो देश में गरीबी तो विद इन 24 मतलब 6 महीने में खत्म हो जाएगी। यदि एक अमीर परिवार एक गरीब परिवार को अपलिफ्ट कर दे और एक गाइड कर दे, उसको पैसा नहीं देना है, गाइड कर दे। मैं बोल रहा हूँ, मैं बिना पैसे उसको 20 लाख का लाइफ इंश्योरेंस दे रहा हूँ, बिना पैसे भरे 5 लाख की पेंशन की व्यवस्था कर रहा हूँ और इमरजेंसी के लिए 2 लाख रुपए तक की लोन दे रहा हूँ। उसके लिए किसी भी 1 रुपया नहीं ले रहा हूँ मैं कस्टमर से। यदि बीमा भी हो जाएगा, पेंशन भी हो जाएगा, इमरजेंसी के लिए फंड भी मिल गया, तो वो कभी किसी भी तरह से आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करे। आज के दिन में बिल्कुल। कैलाश जी माफ कीजिएगा, हमारे साथ ये चर्चा का समय आज समाप्त हो रहा है। दर्शक मित्रों, एमजीआई की ओर से आज हमने बहुत सारी जानकारियां आपके समक्ष प्रस्तुत की और गरीबी जो आज के समय में इस देश की सबसे बड़ी समस्या है, उसको हल कैसे कर सकते हैं उसके बारे में कैलाश जी ने इन डिटेल काफी कुछ हमें बताया। कैलाश जी, इस पूरी चर्चा में आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार। दर्शक मित्रों, हमारा खास जो इस बात की, जो ये चर्चा की, उस कार्यक्रम में हाल अभी हमारा समय ये यहाँ पे समाप्त हो रहा है। फिर मिलेंगे और किसी चर्चा में, तब तक हमें रजा दीजिए। नमस्कार।